यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं रिवीजन टेस्ट पेपर। दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन में जो रिवीजन टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने इश्यू किया है वो रिवीजन टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन और रिवीजन टेस्ट पेपर कैसा है, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है रिवीजन टेस्ट पेपर के अंदर से। फिलहाल इस वीडियो में मैं कॉस्टिंग का रिवीजन टेस्ट पेपर आपसे करवा रहा हूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे अगले वीडियो में हम करेंगे एफएम का, ठीक, एफएम एंड इकोनॉमिक्स का। चलो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है मटेरियल चैप्टर से। देखो इस बार का जो रिवीजन टेस्ट पेपर है उसमें सबसे बढ़िया बात यह है किसी भी चैप्टर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो कंसेप्चुअल ना हो और अच्छा ना हो। सिंपल क्वेश्चन आया, स्वीट क्वेश्चन आया। तो रिवीजन टेस्ट पेपर कहीं भी मुश्किल नहीं है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रिवीजन टेस्ट पेपर में ज़्यादा प्रॉब्लम करे। पहला क्वेश्चन है मटेरियल का, पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखो मटेरियल सॉरी, मटेरियल कॉस्ट में पढ़ाते टाइम एक मैंने पढ़ाया था मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। एक मैंने पढ़ाया था आपको मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का टेक्निक्स। देखो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप रिवीजन लेक्चर पढ़ी हुई है, रिवीजन लेक्चर के जाकर देखो, वहाँ पे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के मैंने बोला था। गले के लिए सॉरी, थोड़ा मेरा गला में कुछ इन्फेक्शन चल रहा है तो इसलिए गला थोड़ा ख़राब है। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के टेक्निक में हमने देखा था ईओक्यू, इन्वेंट्री लेवल। उसी में मैंने मटेरियल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ाया था, ठीक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, शॉर्टकट में बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री, है ना। देखो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। निकाल लोगे, इसका आंसर आएगा 16.8। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ डे फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, है ना। क्या है इसका फॉर्मूला? 365 डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये आपका आएगा 21.73 डेज। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड व्हाट इज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। मान लीजिए डिटेल में देखो, मैंने रिवीजन लेक्चर में एक एक चीज़ आपको पढ़ाया है, कुछ क्वेश्चन भी कराया है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप रिवीजन लेक्चर जब भी फ्री टाइम हो वहाँ पे देखा करो। आप इन्वेंट्री परचेज करके ले आते हैं उस दिन से लेके इन्वेंट्री को, ताकि आप सेल करते हो, ट्रेडिंग करते हो इन्वेंट्री में, या फिर यूज करते हो फिनिश गुड्स बनाने के लिए। ये जो ड्यूरेशन है इसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। इतने दिन के लिए आपने रॉ मटेरियल को रखा, इन्वेंट्री को रखा, तो दिस इज द होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेंट्री। ओके, तो ये है 21.73 डेज। टर्नओवर रेशियो क्या बताता है? टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि कितने बार पूरी साल में ये जो इन्वेंट्री लेके आके यूज करने तक का प्रोसेस है 21 डेज का, पूरे साल में कितने बार होगा, है ना। हायर द टर्नओवर रेशियो, मटेरियल का जितना ज़्यादा टर्नओवर रेशियो होगा उतना ही बढ़िया। हम जितने बार साल में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल ला के यूज करके फिनिश गुड्स बना के बेचेंगे उतना ज़्यादा है कि नहीं। पूछता है अगर इंडस्ट्री का टर्नओवर रेशियो 10 है तो बताइए, हमारा तो 16.8 आया था, इंटरप्रेट करो इसको, बताओ इंडस्ट्री का अगर 10 है, हमारी जो क्वेश्चन है उसमें फॉर्म का कितना है 16.8, यानी कि हमारी टर्नओवर ज़्यादा होने का मतलब होल्डिंग पीरियड कम है, यानी कि हम फटाफट मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स बनाते हैं, मटेरियल को ज़्यादा दिन रखते नहीं, होल्डिंग पीरियड नहीं रखते। मटेरियल का हमारा होल्डिंग पीरियड इन्वेंट्री से कम है, इंडस्ट्री से कम है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे फिनिश गुड्स का डिमांड ज़्यादा है कि नहीं।
कोई भी टर्नओवर रेशियो बताता है कि आप अपनी रिसोर्सेज को यूज करके कितना सेल जनरेट करते हैं। तो हमारे इन्वेंट्री में अगर कम होल्डिंग पीरियड है यानी कि टर्नओवर ज़्यादा है, तो कम से कम इन्वेस्टमेंट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल को जनरेट कर रहे हैं। ठीक, चलो दूसरा जो क्वेश्चन है एम्प्लॉय कॉस्ट, ये है ओवर टाइम का ट्रीटमेंट। नहीं दिख रही होगी आपको छोटे में, ट्रीटमेंट देखो। एक तो ओवर टाइम का ट्रीटमेंट हमने थ्योरी लेक्चर में भी पढ़ाया है मैंने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन बनता है कि ओवर टाइम का ट्रीटमेंट बताओ। दूसरा, एक ओवर टाइम के ट्रीटमेंट पे सेम क्वेश्चन मैंने अलग से करा रखा है, उसका वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट में। कॉस्टिंग के रिवीजन लेक्चर में जाओगे तो वहाँ पे एक आपको छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो मिलेगा, जिसमें ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था तो मैंने बना के डाला था। ठीक, सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक टेक्सटाइल लिमिटेड है जहाँ पे जो वेजेज है वो कितना है, तो वेजेज है सर 100 रुपीज। लेकिन अगर आप सॉरी ओवर टाइम करते हैं, नॉर्मल टाइम से ज़्यादा काम करते हैं ओवर टाइम, मान लो 6 बजे तक फैक्ट्री चलती है, 6 बजे के बाद काम कर रहे हो तो आपको ओवर टाइम मिलेगी। ओवर टाइम प्रीमियम जो है 80% ऑफ बेसिक वेजेज, यानी कि 100 तो मिलेगा मिलेगा, 80 रुपीज जोड़ के 180 के रेट से आपको वेजेज मिलेगा। पर आप अगर संडे या हॉलीडे काम करते हैं, संडे को या किसी छुट्टी वाले दिन काम करते हैं, तो आपको मिलेगा 100, तो आपका बेसिक वेजेज है, प्लस 150 ऑफ बेसिक वेजेज, यानी कि 250 रुपया। ठीक है, ये दिया है कि 19-20 में हमने इतना काम किया, नॉर्मल टाइम इतना, ओवर टाइम जो है नॉर्मल वर्किंग आवर से ज़्यादा जो इतना आवर, और संडे एंड हॉलीडे का जो है इतना आवर। ठीक है, 2021 में बोल रहा है किसी जॉब पे इतना घंटा खर्च हुआ है और हमें बताना है ओवर टाइम का ट्रीटमेंट। पहला क्वेश्चन देखो, पहले में पूछ रहा है वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज। देखो, अगर कंपनी का रेगुलर पॉलिसी है ओवर टाइम वर्क करना, ठीक, तो वहाँ पे ओवर टाइम का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, लेबर रेट को इंक्रीज कर देते हैं और इंक्रीज रेट चार्ज करते हैं किसी भी जॉब पे या प्रोडक्ट पे, है कि नहीं, क्योंकि हमारा रेगुलर का है ओवर टाइम काम करवाना। ठीक, तो लेबर रेट कैसे निकलेगा बताओ, 3 लाख आवर है, 100 रुपीज के रेट से 60,000 जो आवर काम होती है उसमें 180 के रेट से देना पड़ता होगा, एंड 15,000 जो आवर वर्क होता है उसमें 250 के रेट से देना पड़ता होगा। टोटल वेजेस ये हुआ होगा 1920 का, और आवर्स कितना है टोटल 375, है ना। इससे डिवाइड कर दोगे तो लेबर रेट आ जाएगा जो कि आएगा 118.8। ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, प्रोडक्ट पे कितना चार्ज करेंगे, तो सर यही रेट से चार्ज करेंगे जितना घंटा की प्रोडक्ट पे काम होगा। कितने घंटे में बना है प्रोडक्ट, 4500 ना, तो 4500 इंटू 118.8, 534,600, ये आ जाएगा लेबर कॉस्ट जो कि जॉब पे चार्ज होगी। दूसरा, इरेगुलर इफ ओवर टाइम इज वर्क इरेगुलर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ओवर टाइम हमेशा काम नहीं करना पड़ता, कभी कभी काम करते हैं, जब प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो ओवर टाइम काम कराना पड़ता है तब करते हैं। उस केस में ओवर टाइम का ट्रीटमेंट बताओ, तो उस केस में मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपको याद नहीं आ रही तो एक बार जब आप थ्योरी का लेक्चर पढ़ोगे, एक तो वो वीडियो देखने से भी होगा जिसमें यही क्वेश्चन मैंने कराया तो वहाँ भी पढ़ा है। वैसे तो मैं सब चीज़ याद करा ही रहा हूँ आपको, है ना। तो इस केस में जो ओवर टाइम होता है ना, ओवर टाइम प्रीमियम, प्रीमियम वो फैक्ट्री ओवरहेड या जनरल ओवरहेड में भेज देते हैं, और जो बेसिक वेजेज होती हैं
वो हम जॉब पे चार्ज करते हैं। ये लिख दोगे प्रोविजन। उसके बाद क्या करोगे, देखो 4500 टोटल घंटा ये है, 100 के रेट से 4,50,000 तो जॉब पे चार्ज करोगे। फैक्ट्री ओवरहेड में कितना जाएगा, तो देखो ये 4 से जो आवर है इसमें 80 रुपीज़ प्रीमियम देनी पड़ेगी, है कि नहीं, प्लस जो 100 आवर है इसमें 150 रुपीज़ प्रीमियम देनी पड़ेगी, जो भी आएगा इतना फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, करेक्ट। थर्ड, कस्टमर के रिक्वेस्ट पे कोई भी ओवर टाइम जो कस्टमर के रिक्वेस्ट पे हो रही है तो हम क्या करते हैं, उसके जॉब पे चार्ज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से काम कर रहे हैं तो उसी पे चार्ज करेंगे ना, उसके जॉब पे। तो इस केस में क्या होगा, जो बेसिक वेजेज है सेम इसी को, ये भी जॉब पे चार्ज होगा, प्लस ये फैक्ट्री ओवरहेड ना होके हम क्या लिखेंगे, ओवर टाइम प्रीमियम, और ये भी जॉब पे चार्ज होगा, और टोटल लेबर कॉस्ट ये 3 नंबर का है, टू बी चार्ज टू जॉब, कितना आ जाएगा, $497, ठीक है। चलो सिंपल है। ओवर टाइम का अगर आपने पढ़ा है कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और एक और ट्रीटमेंट है ना अनएवॉइडेबल रीजन, ये पूछा नहीं है, बाई चांस पूछता तो जो भी ओवर टाइम का प्रीमियम था 47,000 वो क्या करते, कॉस्टिंग पीएल में भेज देते। थर्ड क्वेश्चन है ओवरहेड से। देखो ओवरहेड में दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन याद करो मैंने क्या पढ़ा है कि सर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वो है कि सारे डिपार्टमेंट का अपना अपना ओवरहेड निकालते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वो है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज करते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड आ जाता है, फिर मशीनी आवर या लेबर आवर से पर आवर रेट निकालते हैं और प्रोडक्ट पे चार्ज कर देते हैं। अगर आपसे पूछता है प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे तो यही पूछेगा कि पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करो, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करो, हर एक डिपार्टमेंट का रेट निकालो और एक प्रोडक्ट पे चार्ज करके प्रोडक्ट का कॉस्ट बताओ, सिंपल सा है। देखो जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ अगर आप करोगे तो कितने डिपार्टमेंट है, P1, थोड़ा स्पेस देते हैं, P1, P2, P3, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है, सर्विस डिपार्टमेंट 2 है। पहले लिखोगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 होते हैं, पहला एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब बताओ कि जिस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो हमें पता है तो उस डिपार्टमेंट में हम चार्ज कर देंगे, उस डिपार्टमेंट में दे देंगे उस खर्चे का, है कि नहीं। तो देखो डायरेक्ट वेजेस दिया है, डायरेक्ट वेजेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओवरहेड, ये तो प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है, पर सेकेंडरी डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस लेते हैं। क्यों लेते हैं बताओ, क्योंकि सेकेंडरी डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट वेजेस है पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस है पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए तो इनडायरेक्ट ही होगा, है कि नहीं। तो एलोकेशन में एक डायरेक्ट वेजेज है जो इन तीनों का तो नहीं, पर इन पे चार्ज करोगे 375 एंड 125, करेक्ट। यहाँ पे एक और स्पेस दे सकते थे आप, ये तो हो जाएगा पर्टिकुलर, बेसिस, किस बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, चलो मैं पढ़ाता हूँ। दूसरा में आता है एपोर्शनमेंट। एपोर्शनमेंट का मतलब बताओ कि सर हमें हर एक डिपार्टमेंट का नहीं दिया है, कॉमन ओवरहेड दिया है, कॉमन खर्चा दिया है जो सारे डिपार्टमेंट में हो रहा है तो हम सब डिपार्टमेंट में किसी बेसिस पे बांट देंगे। कौन सा बेसिस, वो कॉस्ट ड्राइवर, वो बेसिस जिस वजह से वो खर्चे इनकर्ड होते हैं, जैसे सैलरी नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे बांट देंगे, रेंट जो जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है
फ्लोर एरिया ऑक्युपाई कर रहा है उसके बेसिस पे बांट देंगे, है कि नहीं। चलो, तो सेकेंडरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में पोर्शनमेंट में रेंट किसके बेसिस पे बांटोगे, फ्लोर एरिया। क्या सर दिया है फ्लोर एरिया हर एक डिपार्टमेंट का, देना ही पड़ेगा, ये देखो फ्लोर एरिया। वैसे ही जनरल लाइटिंग किस बेसिस पे बांटोगे, नंबर ऑफ लाइट। इनडायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज। अगर आपको डिटेल में ये चीज़, मैं तो वैसे करते टाइम समझा रहा हूँ, डिटेल में पूरी चैप्टर रिवीजन करनी है तो रिवीजन लेक्चर पढ़ी हुई है, वहाँ मैंने बहुत आराम से सिंपल तरीके से आपको सिखाया है। पावर हर्स पावर इनटू मशीन आवर, अगर वो संभव नहीं है, मशीन आवर नहीं है हर एक डिपार्टमेंट का, तो हर्स पावर के बेसिस पे बांट सकते हैं। डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीनरी या वैल्यू ऑफ मशीनरी जो भी होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट के बेसिस पे। और ये इंश्योरेंस, ये भी कॉस्ट ऑफ एसेट के बेसिस पे। ये रहा एसेट का कॉस्ट। जब पूरी खर्चे बांट लोगे आप, जब पूरे खर्चे बांट लोगे, यहाँ पे रेंट हो गया, जनरल लाइटिंग हो गई, इनडायरेक्ट वेजेज हो गया, है ना। जब सारे खर्चे बांट लोगे तो हर एक डिपार्टमेंट का क्या आ जाएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से खर्चा। ठीक, पूरी करने की ज़रूरत नहीं है आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ, कहीं भी ट्विस्ट एंड टर्न आएगा वो चीज़ मैं बता दूंगा। ये तो सिंपल खर्चे बांटने हैं रेशियो के बेसिस पे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो मैं टिक करवा देता हूँ खर्चे जो बटा हुआ है। आंसर इसका कहाँ दिया होता है, नीचे, ये देखो। रेंट फ्लोर एरिया के बेसिस पे बटी है, जनरल लाइटिंग लाइटिंग पॉइंट, जब सारे डिपार्टमेंट का सारे डिपार्टमेंट का बट गया, ये तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो S1 और S2 सर्विस डिपार्टमेंट है, इसका खर्चा बांटना है। कौन से मेथड से बांटना है बताओ मेरे को, क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। हाँ, इसको देख के बताओ, रेसिप्रोकल। क्यों, क्योंकि देखो S1 S2 को सर्विस दे रहा है, S2 S1 को सर्विस दे रहा है, तो जहां सर्विस डिपार्टमेंट में एक दूसरे को सर्विस दे रहे होते हैं तो रेसिप्रोकल मेथड से बांटते हैं। वहां पे 3 तरीका है, अल्जेब्रिक या सिमुल्टेनियस इक्वेशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रायल एंड एरर। कुछ ना बोले, सिंपल तरीका है अल्जेब्रिक इक्वेशन, उससे आपको निकालना है। ठीक है, चलो। कैसे निकालोगे, तो सर S1 का ग्रोस ओवरहेड निकालते हैं ना, याद करो मैंने क्या पढ़ाया है। अगर आपको ओवरहेड चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम, आप रिवीजन लेक्चर देखो, वहाँ पे डिटेल में मैंने समझाया है, क्वेश्चन कराया, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। S1 का अपना प्लस S2 का 10% सर्विस देता है ना S2 को, और S2 का उसका भी 246,750 अपना प्लस S1 का कितना हिस्सा लेगा, S1 कितना सर्विस देता है, वो भी 10% देता है। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, तो 10% ऑफ S1, किसी एक में किसी एक का वैल्यू रख दो। चलो मैं इसी में रख देता हूँ S2 246,750 प्लस 10%, जो कि 10 इंटू 100 कर सकते हो, इंटू या 0.1 कर दो। इतने तो कैलकुलेशन आप लोग सिंपल तरीके से कर ही सकते हैं। ऑफ S1 कितना है, 767,583 प्लस, ठीक है। इससे S2 का वैल्यू निकल जाएगा, S2 का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दोगे तो S1 निकल जाएगा, यहाँ पे निकला हुआ है S2 S1 ठीक। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, तो देखो इनका अपना तो है ही जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में था, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन S1 का, देखो S1 का टोटल ये है, जितना परसेंट सर्विस दे रहा है ना उतना परसेंट बांट देना है इनको, है कि नहीं। S2 का ये रहा टोटल जो अभी हमने निकाला है, S2 का जितना परसेंट सर्विस दे रहा है P1 P2 P3 को, टोटल इसका उतना परसेंट P1 P2 P3 को दे देना है। फिर आ जाएगा P1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 3 का टोटल ग्रोस ओवरहेड, टोटल ओवरहेड, उसको हम प्रोडक्शन आवर से डिवाइड कर देंगे तो पर आवर रेट आ जाएगा, पर आवर रेट आ जाएगा तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट पे चार्ज कर देंगे। प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर देना पड़ेगा क्वेश्चन में, तभी तो ओवरहेड हम यहाँ से निकाल के चार्ज करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट ओवरहेड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है,
कितना खर्च हो रहा है प्रोडक्ट पे, और प्रोडक्शन ओवरहेड देखो 5 आवर दिया है P1 में, पर आवर रेट हमने निकाल लिया 195.03। वैसे ही P2 P3 का आवर दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो वापस से अच्छे से निकाल लिया, ओवरहेड चार्ज कर दिया, ये आ गया प्रोडक्ट का कॉस्ट। ठीक है, आ जाओ। पहले क्वेश्चन में क्या निकालना था, पर आवर रेट, यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके जब हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आ जाएगा तो जो आवर है उससे डिवाइड कर दोगे, पर आवर रेट आ जाएगा। दूसरे में एक्स की कॉस्ट निकालनी थी, जहाँ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का खर्चा दिया है, हमेशा ही दिया होगा एग्जाम में, डायरेक्ट कॉस्ट दिया होता है, ओवर रेट का ट्रीटमेंट आपको करना है, ये आवर दिया है, पर आवर रेट निकाला है, इंटू करके लिख देना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है अपना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सब है, क्यों कि कॉस्टिंग में 14 प्रैक्टिकल चैप्टर है और उसमें से 12 क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल। फर्क सिर्फ इतना है 8 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे और 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको सारे ही चैप्टर करने चाहिए, इसमें तो बस एक चैप्टर ऐड हुआ और ये 100 मार्क्स का बन गया। पुराने सिलेबस में सिर्फ 50 मार्क्स का था पूरी कॉस्टिंग, तो इसीलिए आप समझ के चलो को इसमें जो वेटेज है जो अच्छा खासा है सब चैप्टर का। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते थे, तो सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में करते थे किसी भी प्रोडक्ट पे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर हमें पता होता है, ओवरहेड हमें निकालना होता है और प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाती है। करेक्ट, थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ इसी में। ओवरहेड, सर ओवरहेड चार्ज करने के दो तरीका है, एक तो ट्रेडिशनल जिसमें टोटल ओवरहेड को किसी बेसिस से चार्ज कर देते हैं, मशीन आवर रेट निकाल के, लेबर आवर रेट निकाल के। एक होता है एक्टिविटी बेस्ड ABC कॉस्टिंग इसमें क्या करते हैं सर, इसमें जो भी टोटल ओवरहेड है पर एक्टिविटी कितना ओवरहेड है निकालते हैं, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर के अनुसार चार्ज करते हैं। जिस प्रोडक्ट पे जितना कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम हुआ है उतना ही हम एक्टिविटी का जो ओवरहेड है चार्ज करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। आपको एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दे देगा, दिस विल बी गिवन ऑलवेज, है ना। और ओवरहेड आपको निकलवा के बोलेगा प्रोडक्ट की कॉस्ट बताइए। ओवरहेड एक तो ट्रेडिशनल मेथड से निकलवाएगा, एक पर्टिकुलर बेस से ओवरहेड चार्ज करवाएगा, दूसरा ABC से निकलवाएगा, है कि नहीं। चलो अब क्वेश्चन देखें। फैमिली स्टोर वांट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन। फैमिली स्टोर को इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, कौन सी प्रोडक्ट से कितना कमाते हैं। 3 प्रोडक्ट बेचते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस, पैक्ड फूड। तीनों प्रोडक्ट का रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मतलब और सारे खर्चे जो उस गुड्स को बना के बेचने के लिए होते हैं वो सब दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स। पर कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं जुड़े हैं, तो हमें घटानी पड़ेगी तीनों प्रोडक्ट के लिए है कि नहीं। उसके बारे में जरा पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ बोतल रिटर्न, कई बार हमें बोतल का कॉस्ट पड़ता है बोतल रिटर्न करने के लिए, उस चीज का कॉस्ट है, इसके लिए है, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, इनके लिए नहीं है। उसके बाद और सारे सपोर्ट कॉस्ट देखो जरा, जिसको हम ओवरहेड ओवरहेड बोलते हैं। बोतल रिटर्न का तो 60,000 है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक के लिए यूज होता है, और सारी ये जो खर्च है, ऑर्डरिंग खर्च, डिलीवरी, सेल्फ स्टॉकिंग एंड कस्टमर सपोर्ट, ये सारे ही प्रोडक्ट के लिए यूज होते हैं, है कि नहीं। कॉस्ट ड्राइवर दिया है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। अब देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर दिया है, तो पर ऑर्डर हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, और जिस प्रोडक्ट के लिए जितना ऑर्डर प्लेस हुआ है उससे इंटू कर देंगे, तो हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा, है कि नहीं। ABC कॉस्टिंग में यही करते हैं। चलो जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन कहता है फैमिली स्टोर करेंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट ऑल कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबका पता है, उसको छोड़ के जो और कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को छोड़ के और कॉस्ट क्या है सर? ये रिटर्न बोतल प्लस ये सारे कॉस्ट, ये जो भी कॉस्ट है कितना है बताना जरा। ₹45 लाख। इसको तीनों प्रोडक्ट पे कैसे चार्ज करना है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेशियो में बांट दोगे तभी भी हो जाएगा, या फिर टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परसेंटेज आ जाएगा, और हर एक प्रोडक्ट का जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका उतना परसेंट। ठीक, और बताइए ऑपरेटिंग इनकम कितना है और ऑपरेटिंग इनकम रेवेन्यू का कितना परसेंट है? सिंपली कैसे करना है, चलिए यहाँ पे करें। पर्टिकुलर्स लिखोगे, 3 प्रोडक्ट है ना, सॉफ्ट ड्रिंक, दूसरा फ्रेश प्रोड्यूस, थर्ड पैक्ड फूड। बताओ जरा, रेवेन्यू दिया है, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो पता है क्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से लेस कर देंगे सपोर्ट कॉस्ट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। एक तो ये पूछा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दूसरा क्या पूछा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, है ना। रेवेन्यू देखो, मैं सब ड्रिंक का करता हूँ, आप लोग बचा हुआ फिल कर लेना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, घटने के बाद कितना है 967,500, ये क्या है 967,500, तो सर ये है ग्रॉस प्रॉफिट। सपोर्ट कॉस्ट, सपोर्ट कॉस्ट टोटल तो 45 लाख है, बांटना तीनों पे है कि नहीं? इसका कितना है 75 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 45 लाख। ठीक है, चलो अब देखो, सपोर्ट कॉस्ट को बांटना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेसिस पे, दो तरीका है, एक तो इस रेशियो में बांट दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का तब भी चलेगा, या टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरे हिसाब से आएगा 45 प्लस 75, 7 4 11 12 प्लस 3 15, ये परसेंटेज निकाल लो कि सपोर्ट कॉस्ट डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? सपोर्ट कॉस्ट 45 लाख इंटू 100, ये आएगा 30%। तो ताकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ये 30% कर दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, तब भी हो जाएगा, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के रेशियो में बांट दो, तो ये 9 लाख आएगा, ये कितना हो जाएगा 67,500। परसेंटेज बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू का कितना परसेंट है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई रेवेन्यू इंटू 100, ये आ गया 1.701। ऐसे ही आप दूसरा और तीसरे का कर लोगे। पहला रिक्वायरमेंट दूसरा रिक्वायरमेंट में क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालनी है, कितना परसेंट है रेवेन्यू का ये भी निकालना है, पर सपोर्ट कॉस्ट को एक बेसिस पे नहीं बांटना ट्रेडिशनल मेथड की तरह, सपोर्ट कॉस्ट को बांटना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अनुसार। तो कैसे करोगे? जो सेकेंड पार्ट है, अब मैं मान लो सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर दूँ सेकेंड पार्ट के लिए। लेस सपोर्ट कॉस्ट, है ना। सपोर्ट कॉस्ट कितने हैं? एक तो बोतल रिटर्न का, जो कि हमें पता है इसका 60,000 है,
इन दोनों में नहीं है बचा हुआ ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट। ये घटने के बाद क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज रेवेन्यू। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट बताना जरा सर, 7,80,000 है ऑर्डरिंग कॉस्ट और इतना टोटल ऑर्डर है, तो पर ऑर्डर कितना आ जाएगा, 7,80,000 डिवाइड बाई 1560, 5 से आया। और जो पहले सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ ऑर्डर 360 इंटू 360, तो इसके हिस्से में 1,80,000 आया। वैसे ही दूसरे तीसरे का कर लेना आप। दूसरा डिलीवरी कॉस्ट इतना है 1260 डिवाइड बाई 3150, नंबर ऑफ डिलीवरी पर डिलीवरी 400 रुपया का खर्चा आ रहा है, इनटू नंबर ऑफ डिलीवरी कितना है, पहले के लिए सॉफ्ट ड्रिंक के लिए 300, 1,20,000 का खर्चा आ रहा है। ठीक है, थर्ड सेल्फ स्टॉकिंग टाइम, देखो 864 है, डिवाइड कर दोगे सेल्फ स्टॉकिंग टाइम से तो 100 आ रहा है, इनटू सेल्फ स्टॉकिंग आवर, इसका कितना है, तो ये रहा, इंटू 5 से 40, 54,000। लास्ट कस्टमर सपोर्ट कितना है खर्चा, 15,36,000 डिवाइड कर देंगे 1536 से, तो 1 रुपया आएगा। आइटम सोल्ड के बेसिस पे बांटने हैं ना, तो इसके हिस्से में कितना आएगा, इंटू नंबर ऑफ आइटम सोल्ड 126। अब बताओ, ये ग्रोस प्रॉफिट में से ये सारे खर्चे घटा दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू इंटू 100, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू का कितना परसेंट है ये आ जाएगा। जब ये आ गया तो पहला और दूसरा रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, यही पूछा है क्वेश्चन में। आ जाओ जरा, कॉस्ट शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर एक एटेम्प में आता है। सिंपल सा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, बस आपको पता होनी चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड में सॉरी क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या आएगा, है कि नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है, डायरेक्ट लेबर में क्या आता है। अगर सब चीज़ आपको पता हो, कॉस्ट शीट का पता हो, तो आराम से 10 मार्क्स वेरी इजीली। ये तो ऐसी चैप्टर है कि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको चीज़ें की ट्रीटमेंट पता हो, तो 10 आउट ऑफ 10 आप इजीली स्कोर कर सकते हैं कॉस्ट शीट चैप्टर से। चलो सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। परचेज में फ्रेट वेट जो भी खर्चा है सब जोड़ते हैं, प्लस कोई भी ऐसे टैक्सेज जिसकी रिफंड हमें नहीं मिलेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, वो भी जोड़ते हैं। परचेज प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट वगैरह घटा देते हैं, तो मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। डायरेक्ट लेबर जोड़ेंगे, डायरेक्ट लेबर कौन, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको देने वाले जो भी वेजेस सैलरी पीएफ वगैरह है जो लेबर को देते हैं, सब डायरेक्ट लेबर। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो प्राइम कॉस्ट आएगा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं। एक बार यार कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है, सिंपल सा फॉर्मेट है, उसी पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, मैं यहाँ करवा देता हूँ। चलो मटेरियल परचेज, देखो ओपनिंग क्लोजिंग कहीं दिया होगा मटेरियल का, ये रहा ओपनिंग मटेरियल, ये रहा क्लोजिंग मटेरियल। ओपनिंग ले लोगे प्लस परचेज, ये जोड़ोगे जीएसटी। देखो कंपोजिशन स्कीम में होता क्या है, आउटवर्ड सप्लाईज पे टैक्स रेट कम होती है, पर इनवर्ड सप्लाई पे कोई आपको आईटीसी नहीं मिलती, तो जब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी तो जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे, ऐड करोगे मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम। फ्रेट इनवर्ड ऐड करोगे, ट्रेड डिस्काउंट घटाओगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो भी घटाओगे, तो इतने से तो मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। फिर डायरेक्ट लेबर,
वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर को जो भी देते हैं, प्लस ये सारे ये डायरेक्ट वेजेस में आ जाएगा। फी पेड फॉर टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्ट एक्सपेंस है कि नहीं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फी पे कर रहे हैं, ठीक, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, ठीक, तो इसीलिए डायरेक्ट कॉस्ट है। पावर एंड फ्यूल ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ। जॉब चार्जेस टू जॉब वर्कर, ये तीनों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप लेना, जिसमें से पावर एंड फ्यूल इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड। पावर एंड फ्यूल ओवरहेड खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है, ठीक है, इट इज नॉट आइडेंटिफिएबल विथ प्रोडक्ट। लेकिन इंस्टीट्यूट करता क्या है कि पावर एंड फ्यूल को भी हमेशा जब भी सजेस्टेड आंसर निकालता है किसी क्वेश्चन में, अगर ये है तो अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर लेता है। तो आप अगर सजेस्टेड आंसर से मैच करना चाहते हैं तो बेहतर होगा आप भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ले लेना। बट लॉजिकली पावर एंड फ्यूल कौन से खर्चा है, तो पावर एंड फ्यूल है इनडायरेक्ट कॉस्ट, समझ रहे हो। तो ये थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम है। स्टोर एंड कंज्यूमेबल फैक्ट्री ओवरहेड में लोगे। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में होता है ना फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव का कौन, जनरल। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव का प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ले हुए, पर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहाँ पे लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए। तो ये फर्क पड़ता है, तो मैंने इसको क्या बोला है, जनरल। सिर्फ प्रोडक्शन से जो रिलेटेड है वो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेते हैं, ठीक। कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे दे और बताया ही ना, बस बोला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो आप क्या एज्यूम करोगे, आप एज्यूम करोगे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सुपरवाइजर को जो सैलरी दिया, फैक्ट्री ओवरहेड, क्यों, सुपरवाइजर कहाँ होता है, फैक्ट्री में। रिपेयर ये फैक्ट्री ओवरहेड, प्लांट एंड मशीनरी। सेलिंग ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल निकालने में काम आएगा। डायरेक्टर जो यूज कर रहा है व्हीकल, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल। इंश्योरेंस, प्लांट एंड मशीनरी एंड फैक्ट्री दोनों फैक्ट्री में होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। देखो क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये दोनों किस लिए लेते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब निकालते हैं वहां पे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होगा। ये देखो एक्सपेंस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, फैक्ट्री वर्क की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खर्चा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का कॉस्ट है लेकिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम ऐड करोगे। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का खर्चा तो है पर प्रोडक्शन से रिलेटेड। और ये फाइनेंस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का खर्चा है पर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल निकालने का काम आएगा, ठीक। फॉर्मेट को इमेजिन करो, जो जो बोल रहा हूँ फॉर्मेट में, बस आपको ये आइटम पता होनी चाहिए कौन कहाँ जाने वाला है। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। सेल्स एंड मार्केटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है, सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है प्रिसाइजली स्पीकिंग, है कि नहीं, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट का खर्चा है, कॉस्ट ऑफ सेल निकालने में काम आएगा। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल। पैकिंग बताओ, प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स को ही सेकेंडरी पैकिंग बोलते हैं। ये कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाएगा निकालते टाइम, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम प्राइमरी पैकिंग जोड़ते हैं। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज, देखो इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता है ना। इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल पढ़ाते टाइम आपको मैंने ये चीज समझाई थी कि जो भी फाइनेंस कॉस्ट है वो कॉस्टिंग में नहीं आता, इट इज द एक्सपेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, तो इसको नहीं लोगे। ऑडिटर को दिया, लीगल एडवाइजर दिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को दिया, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में लोगे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड करके, ठीक। ऑनलाइन सेल्स, सेलिंग ओवरहेड, सेल्स डिपार्टमेंट को ये जो बोनस दिया है सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल निकालने का काम आएगा, है ना। ये मटेरियल कंज्यूम में आया था, ये
ग्रोस फैक्ट्री ओवरहेड से फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट से फैक्ट्री कॉस्ट में जाने के लिए ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जोड़ना है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी घटाना है। फिनिश गुड्स क्यों दिया है तो सर फिनिश गुड्स का कहाँ पे यूज होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ गुड्स को लाने के लिए फिनिश गुड्स जोड़ना है और घटाना है, ओपनिंग फिनिश गुड जोड़ना है, क्लोजिंग घटानी है। ये क्या है, देखो वेस्टेज सेल करके रिकवरी हो गई, इसको आप घटाओगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, ठीक है, बनाओगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी फिगर आ जाएगी कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में। तो चलो अगला जो क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल दोनों है, बट आपको हमेशा जो लेजर पूछेगा मैक्सिमम टाइम में वो नॉन इंटीग्रल को पूछेगा, क्योंकि आपको कॉस्टिंग में पढ़ाने का मकसद ही है कि नॉन इंटीग्रल आपको समझ में आए, जहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग बुक बनता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अलग। हाँ, जर्नल का अगर क्वेश्चन है तो इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल कोई सा भी पूछ सकता है, बट लेजर का क्वेश्चन है तो 90% केसेज में नॉन इंटीग्रल का लेजर आएगा। चलो क्या क्या लेजर बनाते थे बताओ जरा सोच के फटाफट। स्टोर लेजर कंट्रोल, वेजेज कंट्रोल, देखो कंट्रोल में नहीं लिख रहा हूँ, आप कंट्रोल लिख लेना सब में। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड है ना, इधर बनाते हैं। उसके बाद डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी पे गुड्स, डब्ल्यूआईपी के बाद गुड्स कहाँ जाएगा सर, डब्ल्यूआईपी के बाद एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है तो कुछ वो भी चार्ज होगा, और फिनिश गुड्स बन जाएगी डब्ल्यूआईपी और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जुड़ के, है ना। फिनिश गुड से गुड ट्रांसफर होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी कर सकते हो या फिर सीधा कॉस्ट ऑफ सेल में कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल में। पर सर कॉस्ट ऑफ सेल में दो चीज जाएगी ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी जाएगा, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल से ट्रांसफर होगी कॉस्टिंग पीएल में। सर कॉस्टिंग पीएल बन जाएगी तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, सीएलसी लिख दूं शॉर्टकट में या जीएलसी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसमें एक और चीज है बिल्डिंग कंट्रोल अकाउंट, इतना लेजर बनना है, सिंपल सा तो है कि नहीं फटाक से लेजर का फॉर्मेट बना लेना जितना लेजर बनना है। मैंने पढ़ाया होगा तो आपको याद होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में जर्नल पढ़ाया था कंपैरिजन फॉर्मेट में, वो मेरा स्टाइल है, मैं वैसे पढ़ाता हूँ। और लेजर लेजर पढ़ाया था एक सीक्वेंस में, फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन का चार्ट बना हुआ है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो टेलीग्राम पे नोट्स पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं और जैसे जैसे फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन मैंने याद कराया था वैसे ही लेजर बनाया है। तो यहाँ पे कहीं भी मिस अगर आपने मुझसे पढ़ी है या फिर मेरी रिवीजन लेक्चर देखी है तो लेजर में कुछ भी आइटम मिस होने का कोई संभावना नहीं है। चलो एसएलसी ये क्या है, स्टॉक का अकाउंट है, स्टॉक का लेजर है, तो इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, खरीदेंगे इस साल तो एड ऑन हो जाएगा जीएलसी जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट से। जो भी प्रोडक्शन में इश्यू करेंगे डब्ल्यूआईपी के नाम से चार्ज करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से भी कुछ चार्ज होता है क्या, स्टॉक कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड में भेजेंगे याद करो, तो सर वो स्टॉक जो कि नॉर्मल लॉस है या फिर इनडायरेक्ट यूज हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, या फिर सर बोलेगा रिपेयर रिपेयर के लिए यूज किया है, ठीक है, जनरल मेंटेनेंस या रिपेयर के लिए वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड में भेजते थे, है ना। बिल्डिंग मान लो बिल्डिंग के लिए यूज भी हुआ मटेरियल तो हम बिल्डिंग अकाउंट में भी चार्ज कर देंगे, बिल्डिंग कंट्रोल अकाउंट में, है कि नहीं। और लास्ट में क्या आ जाएगा सर, लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल। वेजेज में इधर जितना वेजेज हमने पे किया टू जीएलसी, इधर डब्ल्यू आई पी बाई डब्ल्यू आई पी डायरेक्ट वेजेज के लिए, बाई फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट वेजेज के लिए, ठीक। और बिल्डिंग में कुछ बनाने के लिए चार्ज हो गया, कुछ वर्कर वहां काम कर लिए तो उनके हिस्से का वेजेस बिल्डिंग अकाउंट पे चार्ज कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डब्ल्यूआईपी पे चार्ज हो जाएगा टू जीएलसी, उधर बाई डब्ल्यूआईपी, पढ़ ले जरा। देखो स्टोर लेजर का ओपनिंग बैलेंस दिया है, मटेरियल से रिगार्डिंग ये परचेज है यहाँ पे आएगा,
इश्यू टू प्रोडक्शन WIP में, जनरल मेंटेनेंस फैक्ट्री ओवरहेड में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग अकाउंट में, है कि नहीं। वैसे WIP उसके बाद देखो दूसरा वेजेज ना, आ जाओ वेजेज पे। वेजेज पेड इधर लिखोगे टू GLC। इनडायरेक्ट वाला क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में भेजते हैं, बिल्डिंग बिल्डिंग में भेजेंगे। तो बचा हुआ वेजेस बताओ 45,000 पे हुआ, इतना ये चला गया, तो बैलेंस वेजेस कहाँ चार्ज हुआ है, बैलेंस वेजेस सर प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्च हुआ है, तो बाय WIP। इतना आसान क्वेश्चन है, अगर आपने रिवीजन लेक्चर देखी हो मेरी, तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि आपसे क्वेश्चन बना नहीं, बाय WIP, बाय फैक्ट्री ओवरहेड एंड बाय बिल्डिंग, है ना। इधर टू सब में कंट्रोल लिख लेना, WIP कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री ओवरहेड GLC या CLC, ठीक है। अमाउंट कैसे डालोगे वेजेस में, 45 यहाँ सर, इनडायरेक्ट 12,000 फैक्ट्री ओवरहेड में, 3,000 बिल्डिंग में, 45 में से 15 गया, 30,000 WIP पे। देखो एक रॉयल्टी है, रॉयल्टी या कंसल्टेंसी फी बोले कहाँ पे चार्ज करते हैं, तो सर रॉयल्टी हो या कंसल्टेंसी फी हो, ये सीधा डायरेक्ट खर्चा है, WIP पे चार्ज हो जाएगा। अमाउंट डाल दो 15 से है ना। फैक्ट्री ओवरहेड बताओ, सर अपना खर्चा कुछ हुआ होगा फैक्ट्री ओवरहेड का, सर स्टोर लेजर से कुछ आया है, बताओ। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ लिखा हुआ है कि अगर लॉस ऑफ मटेरियल कोई है तो ट्रीटेड एज अ फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि मटेरियल का लेजर यहाँ बैलेंस करोगे ना, ओपनिंग डालोगे, परचेज डालोगे, दिया है, प्रोडक्शन में इश्यू कितना है ये भी दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड में जो जनरल मेंटेनेंस के लिए बोला है ये डालोगे, प्लस बिल्डिंग में भी डालोगे, क्लोजिंग मटेरियल डालोगे, कहाँ है क्लोजिंग मटेरियल, ये रहा, ठीक है। तो उसके बाद भी टैली नहीं होगा ये लेजर, क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ मटेरियल है, खुद क्वेश्चन बोल रहा है, उसको किस नाम से लिखना है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में पता है दो चीज आया है, एक रिपेयर वाला मेंटेनेंस वाला मटेरियल, प्लस एक लॉस जो बैलेंसिंग फिगर है, नॉर्मल लॉस हमने माना है, ठीक है। वैसे ही इनडायरेक्ट वेजेस से भी आएगा, करेक्ट। जो भी फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज हो जाएगा WIP पे, प्रोडक्शन पे वो WIP, समझ में आ रहा है। कुछ अंडर ओवर ऑब्जर्प्शन हो जाएगा, तो BDCD भी कर सकते हैं। सस्पेंस अकाउंट याद आ रहा है, कुछ ओवरहेड में ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड में पढ़ाया था, या फिर कॉस्टिंग PL में भेज देंगे, सबसे सिंपल तरीका है कॉस्टिंग PL में भेज दो। ओवरहेड देखो 48,000 इनकर्ड है, तो वो तो यहाँ पे लिखोगे। ओवरहेड ऑब्जर्व्ड इन बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए भी ओवरहेड खर्चा हुआ है, तो बिल्डिंग पे भी कुछ चार्ज कर दो। बिल्डिंग पे कितना, 6,000। अंडर ऑब्जर्व लॉस है ना, तो कॉस्टिंग PL के नाम से आएगा, अंडर ऑब्जर्व 24,24,00 है कि नहीं। वेजेस से कितना आया था, इनडायरेक्ट वेजेस याद करो, 12,000, 12,000। स्टोर से, सर स्टोर से एक तो 18 से आया था, एक और आएगा स्टोर से, आप बना लेना, आई थिंक जो भी आए बता देता हूँ मैं कितना आएगा। 24 प्लस परचेज कितना है, 12,000, ये -15 -1800 -1200 -165 00 15 से सारा 000, ये क्या है सारे लेजर में 3 जीरो में हटा के लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी 3 जीरो हटा के, क्योंकि 3 जीरो ऐड करोगे बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा। ये आया टोटल दोनों मटेरियल से, है कि नहीं। बचा हुआ आप क्या करोगे, WIP पे चार्ज कर दोगे। एक यहाँ पे आपको ध्यान देना है, फिनिश गुड्स में ओपनिंग तो बाई, ओपनिंग तो 2BD करके लिख दोगे, क्लोजिंग बाई CD, है ना। आप पूरा तरीके से लिखना, ब्रॉड डाउन एंड कैरी डाउन करके। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे होता है सर
मैं सीधा कॉस्ट ऑफ सेल में भेज रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी भेज सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल। ये कैसे निकलेगा? देखो, ओपनिंग स्टॉक दिया है, कहाँ दिया है सर? ये रहा, करेक्ट। तो ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि सर क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ मटेरियल का और WIP का दिया है, तो निकालना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक। पर कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते हैं। कैसे? सेल दिया है 1,35,000, 3 जीरो में इलिमिनेट करके बोल रहा हूँ, ठीक। 135 लाख है वो, पर मैंने 3 जीरो वहां पे लगाया नहीं है। देखो इस पे सेल है, प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेल, तो 80% कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ही नाम से लिखो आप, बेहतर होगा, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी खर्चा है ना अभी। या फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 135 इंटू उसका 80%, 1,8। ओपनिंग कितना है? 129। क्या लिखोगे? तो लिखोगे सर ओपनिंग है 129, ये है 1,08,000, बैलेंस क्या आ जाएगा क्लोजिंग? 21। ठीक है, ये कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और सारा लेजर आपको अब पता है, तो आप इजीली बना सकते हो। मैं टिक करवा देता हूँ, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, आपकी समय बहुत ही क्रूसियल है। चलो, स्टोर लेजर में देखो, फैक्ट्री में जनरल मेंटेनेंस और शॉर्टेज आया था 15 से, हमारा भी आया था। वैसे ही वेजेज में WIP पे 30,000 चार्ज हुआ था। फैक्ट्री ओवरहेड बैलेंसिंग फिगर WIP में चला जाएगा। फिनिश गुड्स मेनली मुझे दिखाना है, ये देखो फिनिश गुड्स, ओपनिंग ये रहा, है ना। सॉरी, WIP से जो आया वो हमने लिखना भूल गए वहाँ पे, WIP से आया वो लिख लो, कॉस्ट ऑफ सेल लिख लो, फिर क्लोजिंग इधर आ जाएगा, ठीक है। चलो, एक्चुअली हमने WIP का लेजर बनाया नहीं है अभी। अब WIP का जो भी होगा, WIP से कहाँ ट्रांसफर होता है? फिनिश गुड्स में, वो जरूर लिख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉस्ट शीट आसान है अगर आपको, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल आसान है अगर आपको पता हो सारी चीज़ें तो। बैच कॉस्टिंग, ये मेरे कराने लायक कुछ नहीं है इसमें। पूछा है ऑप्टिमम रन साइज बताओ, यानी कि एक बैच में कितनी यूनिट बननी चाहिए, ऑप्टिमम बैच साइज बताइए। 2AS डिवाइड बाई C। ए क्या है? एनुअल कितना प्रोडक्शन होती है। यस क्या है? सेटअप कॉस्ट, जो एक बार में कितना लगता है एक बैच बनाने में। सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर एनम। 2 इंटू ए कितना है? 96,800 इंटू सेटअप कॉस्ट कितना है? 588 डिवाइड बाई C। 25 पैसा कैरिंग कॉस्ट है पर मंथ, तो पर एनम कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 12, 3 रुपीज़। बताना जरा। 96,800 इंटू 2 इंटू 588 डिवाइड बाई 3, 212, ये आ रहा है 6160। दूसरे में पूछ रहा है कि अगर हम उतना ना बना के, बताइए इतना बनाए पर रन एक रन में, एक बैच में इतना यूनिट बनाए, तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप लिखोगे पर्टिकुलर्स 6160, दूसरा 8800। सेटअप कॉस्ट निकालोगे, कैरिंग कॉस्ट निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे, पता चल जाएगा कि यह, देखो ऑप्टिमम रन साइज ये है, तो ऑब्वियसली इस पे तो ज़्यादा ही कॉस्ट आएगा। कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा आप निकालने के बाद कंपेयर करना है। सेटअप कॉस्ट कैसे? तो सर मुझे 96,800 पूरी साल में चाहिए, एक बारी में इतना बनाता हूँ तो नंबर ऑफ बैच आ जाएगा, या नंबर ऑफ कितना बार रन करना पड़ेगा सेटअप करके, इनटू सेटअप कॉस्ट पर बैच, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट बताओ, तो 6160
एवरेज लेते हैं उसका तो हाफ कर दोगे, इनटू कैरिंग कॉस्ट कितना है 3, तो आ जाएगा। ऐसे इसका कर लोगे, सिंपल है। बैच कॉस्टिंग तो आ गया, अगर वैसे पिछले अटेम्प्ट में भी आया था, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे प्लस टाइम भी बच जाएगा। आओ। अगला जो क्वेश्चन है ये है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है जिसमें नोशनल प्रॉफिट पूछता है। सेकेंड, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट का डिटेल देके एस्टिमेटेड प्रॉफिट पूछता है। यहाँ पे फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट का डिटेल दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं एस्टिमेटेड प्रॉफिट पूछेगा, जो कि क्या पूछा है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से नोशनल नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा एंड कैलकुलेट एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसमें सारा चीज़ आसान है, बस बच्चों से गलती कहाँ पे होती है, तो बच्चों से गलती होती है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही से समझ आएगा तो गलती नहीं होती मटेरियल में, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ मटेरियल सोल्ड हो रहा है रिटर्न हो रहा है, एंड सेकेंडरी प्लांट एंड मशीनरी में। पहले आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे, करेक्ट, देखो 2 मटेरियल है ना, 2 लेबर, 2 क्या है खर्चे, प्लांट, वैसे डेप्सन लिख सकते हो प्लांट का निकाल के, या फिर प्लांट कितना कंज्यूम हुआ वही लिखना है ना, इधर कितना प्लांट परचेज करे, इधर कितना प्लांट रिटर्न हो गया, बीच का प्लांट क्या हुआ, कंज्यूम हो गया। 2 सन्ड्री एक्सपेंस, 2 एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, रफली कर रहा हूँ मैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना, सिंपल क्वेश्चन है। चलो देखो, मटेरियल का कितना है 36 लाख, वेजेज पेड और इतना आउटस्टैंडिंग है तो जोड़ दोगे 32 50, अब जोड़ के दिखाना है एग्जाम में, ठीक है। प्लांट देखो प्लांट इतना परचेज है 10 लाख मैंने लिख लिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस इतना है, इतना प्रीपेड है, प्रीपेड है तो अगले साल के लिए है, 2,90,000 में से प्रीपेड घटा दोगे 25, 265, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 585, अ पार्ट ऑफ प्लांट वाज अनसुइटेबल एंड दस सोल्ड फॉर इतना, कॉस्ट कितना था 6 लाख, बाई बैंक या फिर प्लांट सोल्ड जो भी हो 725, पर कॉस्ट कितना था कॉस्ट था 6 लाख, तो हम तो प्रॉफिट में बेचे तो प्रॉफिट लिखना पड़ेगा ना, कॉस्टिंग पीएल कितने में 125, लॉस होता तो उधर लिखते एंड अ पार्ट ऑफ प्लांट वाज स्क्रैप एंड डिस्पोज ऑफ 115, भाई किस लिए, प्लांट सोल्ड, ये भी डाल दोगे, वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट बाई प्लांट 3,10,000, ये बच गया था ना, तो ये तो कंज्यूम हुआ नहीं होगा, हमें खर्चे में उतना ही लेना है जितना कंज्यूम हुआ होगा। वैसे ही मटेरियल तो मटेरियल एट साइट 1,70,000, लास्ट में क्या लिखते हैं बाई WIP, जिसमें वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू, कॉस्ट किसका, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये लिख लोगे, इधर क्या आ जाएगा 2 नोशनल प्रॉफिट। पुराने सिलेबस वाले बच्चों को क्या करना था कि नोशनल प्रॉफिट के बाद कितना प्रॉफिट पीएल में रिकॉग्नाइज करेंगे ये बनाना होता था, नए सिलेबस में सिर्फ आपको नोशनल प्रॉफिट तक बनाना है। देखो जरा, कैश रिसीव 70 लाख है, लिखा है रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड कैसे निकल जाएगा, तो सर कैश रिसीव्ड अगर वर्क सर्टिफाइड का 80% है तो वर्क सर्टिफाइड इतना, जरा करके बताना, 0.8,
8750 कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ये आई थिंक दिया हुआ है यहाँ पे। चलो नोशनल प्रॉफिट निकल जाएगा, पहला हो गया। दूसरे में क्या पूछ रहा है? दूसरे में पूछ रहा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताइए। सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ले लोगे, कितना है? 2 करोड़। सारे खर्चे घटा दोगे। खर्चों में देखो, एक तो मटेरियल का है जो मेन मेन है वो मैं करवा देता हूँ। दूसरा प्लांट का है जो कि इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि प्लांट के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। ये कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो खर्चा है पर मंथ उतना ही लगेगा। बताओ, एस्टेब्लिशमेंट 585 था, डिवाइड बाई 12 करेंगे, पर मंथ आ रहा है इतना। अब 9 महीने के लिए है ना, और एक्स्ट्रा चार्ज करना फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो 9 महीने का कितना किया जाएगा? 4,37,000। ठीक है वो तो आसान है, वो आप कर लोगे। मटेरियल का देखो जरा, एंड प्लांट का, यहीं पे मैक्सिमम बच्चे गलती कर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है। जरा देखो, अब डाल लेना, मैं मटेरियल का वर्किंग करता हूँ। मटेरियल का पहले कॉस्ट इनकर्ड कितना है, कितना खर्चा लग चुका है मटेरियल का, अब प्लस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल लेंगे, दोनों जोड़ देंगे तो कितना खर्चा लगेगा टोटल वो पता चल जाएगा सबका। अब जब आपको लिखना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट मतलब क्या? पूरी कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट, तो कॉस्ट इनकर्ड प्लस कॉस्ट टिल डेट दोनों जोड़ देंगे तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगा। सारे खर्चे टोटल एस्टिमेटेड आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से घट जाएगा तो आ जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। देखो मटेरियल यहाँ पे 36 लाख हम ले आए थे, लेकिन उसमें से 6 लाख का मटेरियल हमने हटा दिया ना, बेच दिया था, 6 लाख घटाओगे, माइनस कुछ मटेरियल है ना जो साइट पे चली गई थी वापस, 1,70,000। तो यानी कि पता है मटेरियल में कॉस्ट टिल डेट 2830 यूज हुआ है, प्लस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना लगेगा? तो सर 1,70,000 जो मटेरियल का था साइट पे चला गया था वो भी इस साल कंज्यूम होगा, प्लस सर ये जो मटेरियल का है इस साल यूज होने वाला है ये भी कंज्यूम्ड होगा, माइनस अगर कुछ मटेरियल बचा है क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्लांट का तो दिया है, मटेरियल का दिया नहीं है, तो कुछ मटेरियल बचा नहीं है कि नहीं? चलो कितना है? 3430 किया जाएगा 36 लाख। समझ में आया? वैसे ही प्लांट का देखो, सिंपल है। अगर हम प्लांट का करेंगे तो कितना है, कॉस्ट कितना इनकर्ड हो चुका है प्लांट में? तो सर देखो प्लांट हम 10 लाख का लेके आए थे, जिसमें से कुछ प्लांट वापस हो गया 3,10,000 का, और कुछ प्लांट हमने बेच दिया था 1,15,000 का। तो प्लांट में 575 का खर्चा अभी तक हुआ है। इस साल फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना लगेगा? तो कह रहा है सर एक तो 3,10,000 जो है जो प्लांट साइड पे है वो तो खर्च होगी होगी, प्लस हमने 12,50,000 का प्लांट लेके आए हैं वो खर्च होगा 12,50,000, माइनस एक बात बताओ प्लांट लास्ट में बची हुई है 1,50,000 का, तो 1,50,000 का जो वैल्यू है वो घटा दोगे, आ गया 3,10,000 12,50,000, इस बार 14,10,000 प्लस 575 पहले का 19,85,000 प्लांट का कॉस्ट आएगा। ठीक
लेबर, सन्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब सिंपल है, आप कर सकते हो। मैंने जो मेन था मटेरियल और प्लांट, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो बता दिया। खर्चों में लास्ट में एक ये भी डालना है आपको, इतना कंटीजेंसी के लिए, उसके बाद जो घट के आएगा दैट विल बी द एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अगला देखो प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में देखो कौन से मेथड से वैसे पूछा है, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में क्या करते हैं, यूनिट कंप्लीटेड टोटल ही इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालते टाइम वहाँ पे हम बांटते नहीं है ओपनिंग और करेंट ईयर कंप्लीशन में। दूसरा, कॉस्ट पर यूनिट निकालते टाइम करेंट ईयर का भी कॉस्ट लेते हैं, ओपनिंग कॉस्ट भी लेते हैं पिछले साल का। क्यों? क्योंकि हमने यूनिट में डिवाइड ही नहीं किया है। यूनिट अगर टोटल लिए हैं हमने तो कॉस्ट में भी टोटल लेना पड़ेगा। चलो पहले तो प्रोसेस अकाउंट पूछा होगा, जो कि आप यूनिट रुपीज, यूनिट रुपीज। दूसरा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, थर्ड कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल का अलग, लेबर एंड ओवरहेड का अलग। जनरली लेबर एंड ओवरहेड का सेम परसेंटेज कंप्लीशन होता है तो एक साथ आप कर सकते हैं। फोर्थ में पूछा होगा हो सकता है वैल्यूएशन, कि क्लोजिंग स्टॉक और कंप्लीटेड यूनिट का वैल्यूएशन बताओ। चलो जरा फटाफट देखते हैं। यूनिट इन प्रोसेस, ओपनिंग स्टॉक दिया है 2, और इस साल कितना इंट्रोड्यूस हुआ है, तो सर इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है 32,000। कितना बन गया 28, और बैलेंस ये कितना हो गया वैसे 40 हो गया ना, जिसमें 28 बन चुका है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो बाई यूनिट कंप्लीटेड है ना, बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आप पूरा लिखना क्लोजिंग स्टॉक, पता चले पता चले एग्जामिनेशन में आप 20-30 लिख रहे हैं, नहीं, मैं तो आपको बस पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए मैं पूरी तरीके से नहीं लिख रहा, तो ये वीडियो को 3 घंटे का बना के कोई फायदा नहीं। रुपीज में तो हम लिख लेंगे। आओ जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1/3 कंप्लीटेड है लेबर ओवरहेड में, ओपनिंग स्टॉक 1/4 कंप्लीटेड है, मटेरियल दोनों में फुल यूज हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट रिकॉर्ड जरा देखना, ये ओपनिंग स्टॉक में कितना खर्चा लगा है 160, लिख दूँ 160। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई भी चीज़, सबसे पहले हर एक चैप्टर की रिवीजन लेक्चर पड़ी हुई है, आपको रिवीजन लेक्चर देखना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आना है इसको करने। इस साल कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ, 11-12 है ना, मटेरियल में 5-12, लेबर ओवरहेड इसमें हम वैल्यूएशन करने के बाद अमाउंट डाल देंगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन देखो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर्स यूनिट, देखो मटेरियल के लिए परसेंटेज एंड यूनिट, लेबर एंड ओवरहेड के लिए परसेंटेज एंड यूनिट्स, करेक्ट। सबसे पहले कंप्लीटेड यूनिट 28,000 बताओ। क्या एवरेज मेथड में कंप्लीटेड यूनिट्स ओपनिंग और करेंट ईयर में बांटते हैं? नहीं, टोटल यूनिट हमें पता ही नहीं है कौन सा बना है, ओपनिंग वाला बना है कि करेंट ईयर वाला बना है, मिक्स बना है, तो हम टोटल 100% और 28,000 यूनिट आ जाएगा। लेबर एंड ओवरहेड में भी 100% 28,000 यूनिट। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक 12,000 है, टोटल 40,000 है ना। क्लोजिंग स्टॉक बताओ 100% कंप्लीटेड है मटेरियल में कहाँ लिखा है,
ये रहा। एन लेबर ओवरहेड में 1/3, तो 100% कंप्लीटेड है, मतलब 12,000, तो ये 40,000 हो गया। लेबर एंड ओवरहेड में 1/3 मतलब 33.33, ये हो गया 4,000, 32,000। ठीक, कॉस्ट पर यूनिट बताओ। ओपनिंग में करंट ईयर का भी कॉस्ट जोड़ते हैं ना। ओपनिंग कॉस्ट कितना है मटेरियल का? 1,20,000। करंट ईयर का 5,12,000। कोई रिकवरी नहीं है नॉर्मल लॉस का। डिवाइड बाई 40,000 यूनिट से करोगे, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 5,12,000 प्लस 1,20,000 डिवाइड बाई 40,000, 15.8। वैसे ही लेबर एंड ओवरहेड देखो, ओपनिंग में लेबर एंड ओवरहेड 40,000 है, 20 + 20, क्लोजिंग में 6 लाख है, ये हो गया 6,40,000 डिवाइड बाई 32,000 यूनिट। करेक्ट। वैल्यूएशन कंप्लीटेड यूनिट का कितना होगा? 28,000 इंटू 15 रुपया मटेरियल का, 20 रुपया उसका, 1,002,400। क्लोजिंग स्टॉक कैसे होगा सर? क्लोजिंग स्टॉक में जो मटेरियल है ना, पूरा 12,000 100% यूज हुआ है, 15.8, और जो लेबर ओवरहेड है वो 4,000 यूनिट के लिए है, 20। बताओ। टू 69 6 से, ठीक है, कर लेना। आसान था, कंसेप्ट अगर याद हो तो देखो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं सर कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देगी क्वेश्चन पे? दोनों पे ध्यान देनी पड़ेगी। क्यों? कंसेप्ट याद नहीं होगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। कंसेप्ट कितना भी याद हो और क्वेश्चन ना देख के जाओ तो सब वैरायटी में थोड़ी ना थोड़ी कहीं ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं, वो आपको क्लिक करेगा कि नहीं करेगा सिर्फ कंसेप्ट याद करने से, ये बताना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर केसेज में आपको कंसेप्ट याद होना सिर्फ जरूरी नहीं है, हर एक क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन का किस वैरायटी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न है, ये आपको ध्यान देना जरूरी है। ये आसान क्वेश्चन है। ज्वाइंट कॉस्ट बाई कॉस्ट, दो प्रोडक्ट है। A company produces two joint product A and B from same basic material. The processing is completed in 3 डिपार्टमेंट। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट कोई होगा जिसमें से दो प्रोडक्ट निकलते हैं, ए और बी। मटेरियल आर मिक्स इन डिपार्टमेंट 1। डिपार्टमेंट 1 में मटेरियल मिक्स होता है, दो निकलते हैं, ए और बी। आफ्टर सेपरेशन ए इज कंप्लीटेड इन डिपार्टमेंट 2। ए को सेकेंड डिपार्टमेंट में कंप्लीट करना पड़ता है उसके बाद, और बी को थर्ड डिपार्टमेंट में। ड्यूरिंग द पीरियड दिस मच kg ऑफ मटेरियल वाज प्रोसेस इन वन। यहाँ पे 400 kg मटेरियल की प्रोसेसिंग हुई है और जिसका टोटल कॉस्ट कितना है? 17,50,000। क्या यही ज्वाइंट कॉस्ट है? हाँ सर, यही ज्वाइंट कॉस्ट है जो दोनों में बांटने हैं। अगर लेबर ओवरहेड दिया होता ये डिपार्टमेंट 1 का तो वो भी जोड़ देते ज्वाइंट कॉस्ट में। ठीक है, अब 4,00,000 kg यूज हुआ है जिसमें से 50% ए निकला है। 4,00,000 का 50% 2,00,000, एंड 40%, 4,00,000 का 40% 4,00,000 का 40% 1,60 बी निकला है। इन डिपार्टमेंट 2 जहाँ पे ए बनता है, 1/5 ऑफ मटेरियल रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 इज लॉस्ट इन प्रोसेसिंग।
इसका 1/5 लॉस्ट हो जाता है, यानी कि कितना बनता है सर? 1/5 लॉस हो जाएगा। अगर 2 लाख का 1/5 करोगे तो 40,000 होगा, तो कितना निकलेगा? 1,60,000 kg। ठीक है, से इसका देखते हैं। और कॉस्ट कितना लगता है बनने का? तो ₹2,60,000। मतलब आगे फर्दर प्रोसेस होगा तो इतना खर्चा लगेगा। बी का वैसे ही बताओ। बी का फर्दर न्यू मटेरियल इज एडेड टू प्रोसेस, है ना, एंड वेट मिक्सचर इज डबल। ये जितना है ना डबल हो जाएगा, 3,20,000 kg बनेगा। कॉस्ट जो है वो हो जाएगा अगले डिपार्टमेंट का 3 लाख। सिंपल है। सेल, इसके बाद दोनों का सेल दिया हुआ है कि ये 1.5 लाख बिका @10, और ये 3 लाख में से 3 लाख, 20 में से 3 लाख बिका, यानी कि 20,000 क्लोजिंग स्टॉक बच गए होंगे @4। और क्या दिया है? अभी जो दिया है मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। स्प्लिट अप पॉइंट में, स्प्लिट अप पॉइंट जहाँ से ये दोनों निकले हैं, ठीक इसको बोलते हैं स्प्लिट अप पॉइंट। वहाँ पे सेलिंग प्राइस 8 और 4 है। यहाँ पे अगर बेचेंगे इस यूनिट को तो 8 रुपये में बेचेगा, इसको 4 रुपीज़ में। ठीक, ज्वाइंट कॉस्ट एपोर्शनमेंट बताइए, यानी कि 17,50,000 को बांट के बताइए किसमें? सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप। बड़ी सिंपल है, कैसे करोगे? पर्टिकुलर्स ए पी, सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप कितना है? तो सर ये है इसका 16 लाख, इसका बताओ 6,40,000 है। इस रेशियो में बांटना है ज्वाइंट कॉस्ट को, ज्वाइंट कॉस्ट को जो कि है 17,50,000। ठीक है, कितना आ जाएगा? 22,40। बांट के बताओ, 17,50,000 22,40 से डिवाइड करो और इंटू करो 16 लाख से। 12,50,000 यहाँ पे आया, तो बचा हुआ 5 लाख यहाँ पे आया। ठीक है। चलो, उसके बाद ये 1 नंबर है। 2 नंबर, कॉस्ट पर यूनिट बताइए इंडिकेटिंग ज्वाइंट कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। लास्ट में जितने भी यूनिट बचे टोटल कॉस्ट से टोटल यूनिट जो बने हैं डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। सिंपल तो है। देखो, ए है, बी है, ज्वाइंट कॉस्ट कितना है? 12। पहले क्वांटिटी लिख लेते हैं। क्वांटिटी कितना बना है? तो सर एंड में क्वांटिटी बना है ये 1,60,000 और ये 3,20,000। अगर हम ज्वाइंट कॉस्ट को देखें तो सर ये है 12,50,000, ये है 5 लाख। तो ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? कर देना, 12,50 डिवाइड बाई वैसे ही सेकेंड में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है? सर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ए का 2,60 और इसका 3 लाख। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा बताना? 1.625। अब देखो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? तो सर ये फर्दर प्रोसेसिंग और ये ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट दोनों को जोड़ दो। वैसे इसका बता दो, 3 लाख डिवाइड बाई 3,20,000। निकल गया 2 नंबर। 3 नंबर में क्या पूछा है? प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट बताइए। अरे बड़ी सिंपल है।
प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, चलो यहाँ पे कर दूं। पहले सेल लिख लोगे, कितना है ये, इतना बिका है यूनिट 10 के रेट से। ये कितना बिका है, 3 लाख बिका है 4 के रेट से, तो ये 12 लाख हो गया। और ये कितना हो गया, 15 लाख। इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दो, पहले तो इसको लॉक करो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, ज्वाइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, यही है टोटल कॉस्ट जो बनने में लगा है, लेस क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट। क्यों सर? क्लोजिंग स्टॉक वो है ना कि बनने में खर्चा तो लगा है पर बिका ही नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक खर्चा नहीं है, एसेट है हमारे लिए। ज्वाइंट कॉस्ट 12,50,000, इसका 5 लाख, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 2,60,000, इसका 3 लाख। क्लोजिंग स्टॉक बताओ, ये है कॉस्ट एक यूनिट का, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट है, 94,375 ये आएगा। इस इसका बताओ, ये है कॉस्ट, और 20,000 यूनिट बची हुई है, क्यों 3 लाख ही बेचे है ना, 50,000 आएगा। तो पहले ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, और प्रॉफिट कैसे आएगा, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए में से बी घटा दो, सिंपल। अगला क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट बताइए बिफोर एंड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। देखो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग तो प्रॉफिट यही है जो अभी हमने निकाला। बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग बोले तो बड़ी सिंपल है, बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो सर फर्दर प्रोसेसिंग अगर करेंगे नहीं तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मिटा देता हूँ मैं ये, ठीक है। तो सेल वैल्यू स्प्लिट अप पे ही बेच देंगे ए और बी को, जो कि ए कितना यूनिट बना है 2 लाख, बी बी कितना यूनिट बना है 160, रेट क्या है 8, इसका 4, और लेस कर देंगे सर ज्वाइंट कॉस्ट इसका 12 लाख है ना, और इसका 5 लाख, ये आ गया बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक। सिंपल है। चलो अगला है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग में बस है विच रन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग शेड्यूल, दिल्ली टू हिसार जाता है एंड बैक आता है सेम डे, कितना किलोमीटर है, मान लो यहाँ दिल्ली है, दिल्ली से कहाँ जा रहा है हिसार, 160 किलोमीटर है, ठीक है। 9 डेज जाता है, 9 डेज पूरे मंथ में, कैपेसिटी 90% है, देखेंगे। दिल्ली टू अलीगढ़, अलीगढ़ ये भी 160 किलोमीटर है, 12 दिन जाता है पूरे महीने में। थर्ड है दिल्ली टू अलवर, 170 किलोमीटर है, वापस आते भी हैं, ठीक है, 6 दिन जाते हैं महीने में, है ना। कैपेसिटी दिया है, देखो किलोमीटर इंटू पैसेंजर, पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा, क्यों पैसेंजर किलोमीटर निकालोगे उसके बाद ही तो पर पैसेंजर कॉस्ट या पर पैसेंजर टेकिंग कितना आएगा, है ना, इंटू किलोमीटर से कर दोगे तो पैसेंजर किलोमीटर आ गया, टोटल किलोमीटर से कर दोगे तो उस रूट में एक पैसेंजर से कितना पैसा चार्ज किया जाए ये आ जाएगा। आपको यूनिट में मैंने 3 चीज पढ़ाई थी, याद करो, कि एक तो सिंगल यूनिट होता है, एक कंपोजिट, थर्ड इक्विवेलेंट। कमेंट करके बताना बच्चे कि ये कौन से क्वेश्चन है। सिंगल यूनिट का है, सिर्फ कॉस्ट पर किलोमीटर पूछा गया पर पैसेंजर, ये कंपोजिट है, पैसेंजर किलोमीटर टन किलोमीटर, या फिर इक्विवेलेंट है जहाँ पे फेयर अलग अलग होते हैं, सीनियर स्टूडेंट का ज़्यादा, जूनियर का कम, ओल्ड एज का ज़्यादा, यंग का कम, है ना। सॉरी, ओल्ड एज का कम होना चाहिए ना। तो ये है कंपोजिट यूनिट का क्वेश्चन। अब ये तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले आप पैसेंजर किलोमीटर निकाल लो, दिल्ली टू हिसार, बड़ा सिंपल है, बताओ 160 किलोमीटर है, इंटू 2, क्यों जाने में 160 लगेगा तो वापस आनी भी तो पड़ेगी, इंटू 9, क्यों 9 दिन चलता है ना ऐसे, इंटू
ये तो किलोमीटर हो गया। पैसेंजर से इंटू करूंगा तो पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। बस की कैपेसिटी कितनी है, कितने पैसेंजर लेके जाता है सर 50, लेकिन 90% ही भरे होते हैं, तो 50 पैसेंजर हो गए 90%, क्योंकि 10% खाली होते हैं, तो पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा 160 129,600। वैसे ही दिल्ली टू अलीगढ़ कैसे निकलेगा, 160 किलोमीटर है ना सर, 160 इंटू 2 इंटू 12 दिन जाता है 50 पैसेंजर को लेके। एंड कैपेसिटी कितनी है 95%। वैसे ही दिल्ली टू अलवर 170 इंटू 2, एक ट्रिप का 6 दिन जाता है 50 पैसेंजर को लेके पूरी कैपेसिटी में। ये आ जाएगा पैसेंजर किलोमीटर। फिर आप निकालोगे टेकिंग, टेकिंग मतलब कॉस्ट प्लस कोई टैक्सेज है वो प्लस अपनी प्रॉफिट है वो जोड़ के टेकिंग, टेकिंग का मतलब कितना हम चार्ज करेंगे आपके लिए, रेवेन्यू, सेलिंग प्राइस, टिकट प्राइस है ना, और पर पैसेंजर किलोमीटर आया, इनटू कर दोगे नंबर ऑफ किलोमीटर, यानी कि दिल्ली टू हिसार के लिए 160, दिल्ली टू अलीगढ़ के लिए 160 एंड दिल्ली टू अलवर के लिए 170, तो आ जाएगा टेकिंग पर पैसेंजर किलोमीटर। देखो खर्चे जो है हम तीन हिस्सों में बांटते हैं, एक स्टैंडिंग यानी कि फिक्स, दूसरा रनिंग एंड थर्ड मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस में आ गया टायर, स्पेयर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रनिंग में डीजल, ऑयल, लुब्रिकेंट, कंज्यूमेबल्स। स्टैंडिंग में डिप्रिसिएशन, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, गाड़ी का, ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर की सैलरी, कोई अकाउंटेंट रखा है उसकी सैलरी, यही सब है सैलरी। ये स्टैंडिंग, स्टैंडिंग कॉस्ट ऑफ बस क्यों है, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए स्टैंडिंग पर मंथ ले लेना सब चीज, क्यों, क्योंकि एक महीने का हमने पैसेंजर किलोमीटर निकाला है। स्टैंडिंग, इंश्योरेंस स्टैंडिंग, डीजल कंजम्पशन, डीजल कंजम्पशन कहाँ पे लोगे रनिंग में, रोड टैक्स स्टैंडिंग, लुब्रिकेंट कंज्यूमेबल है रनिंग में, परमिट फी रनिंग में, सॉरी स्टैंडिंग में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अभी मैंने बताया मेंटेनेंस कॉस्ट में, डेप्रिसिएशन बात हो गई, ठीक है। अब जरा और टिक कर देते हैं, आसान है बिल्कुल। जब जब आप टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, यहाँ पे मेरी मतलब मतलब का चीज़ है, ये है टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन में बोला है कि पैसेंजर टैक्स जो है वो कितना है 20%, और प्रॉफिट चार्ज करनी है 30% ऑफ टेकिंग। पता है कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं और टैक्स जोड़ते हैं पैसेंजर टैक्स, उसके बाद टेकिंग आती है, करेक्ट। अगर टेकिंग 100 है, ये 30 है, ये 20 है, तो ये कितना 50% है ना, तो ये अगर 50% है तो पैसेंजर टैक्स 20% कितना, जरा करके बताना। ये आपको करने की जरूरत नहीं, दिस इज नॉनसेंस। 268 634 डिवाइड बाई 50 इंटू 20 आ रहा है 1,07 453.6, बस सही 30 निकाल लोगे आ जाएगा। जब टेकिंग पर पैसेंजर किलोमीटर आ गया तो किलोमीटर से इंटू कर दोगे आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ जरा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। सॉरी, गले में अब थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है, ब्रेक लेना चाहिए पर नहीं, कोई नहीं, ये पूरा खत्म ही करके ब्रेक लेंगे। बेबी मून लिमिटेड यूजेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड टू वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है 1 यूनिट का, ठीक है।
10,000 यूनिट बना है, तो 10,000 यूनिट का टोटल जो एक्चुअल कॉस्ट है 10,000 यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट है, उसको कंपेयर कर लेंगे और निकाल देंगे वेरिएंस, है ना। चलो सारे वेरिएंस निकालना है, लेबर का, वेरिएबल का, मटेरियल का। मैं यहाँ पे बना देता हूँ वर्किंग नोट। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सबसे बढ़िया बात है ना कि अगर आपसे स्टैंडर्ड कॉस्ट सही निकला है तो 99% गारंटी है कि आप आंसर सारे सही निकालोगे। 10,000 यूनिट बने हैं, 10,000 यूनिट, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, क्वांटिटी, रेट, रुपीज, क्वांटिटी, रेट, रुपीज। चलो 10,000 के लिए कितना, एक के लिए 1 मीटर, तो 10,000 के लिए 10 मीटर, 10,000 मीटर सॉरी। वैसे 2 आवर, तो 10,000 के लिए 20,000 आवर, 2 आवर ये भी 20,000 आवर। रेट दिया है 60, 20, 10। पहले वर्किंग नोट में ये डाल लो। एक्चुअल जो खर्चा है वो मटेरियल का दिया है 11,458 के रेट से बताना। करेक्ट। लेबर एंड ओवरहेड का आवर नहीं पता हमें, ठीक, पर अमाउंट पता है। अगर अमाउंट पता है, आवर पता चल गया तो रेट निकल जाएगा। आवर देखते हैं, उसके लिए दिया है वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। पता है वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस में मैंने क्या पढ़ाया आपको? कि ये होता है स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। चलो 4,000 एडवर्स है, माइनस में लिख दोगे। स्टैंडर्ड आवर कितना कितना है 20,000। एक्चुअल वर्किंग आवर सर हमें निकालना है। स्टैंडर्ड रेट 10 रुपीज़। ज़रा बताना एक्चुअल वर्किंग आवर कितना आ जाएगा? 20,400। डाल दो यहाँ पे 20,400। रेट निकालो। वैसे इसका 11 रुपीज़ आएगा। जब हमने इतनी वर्किंग नोट कर ली तो ये सारे क्वेश्चन अब बन जाएंगे। कैसे? देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट क्या है 60, एक्चुअल रेट क्या है 58, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है 11,400। मटेरियल यूसेज वेरिएंस बताओ। तो सर यूसेज वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगेगा मटेरियल में 10,000, एक्चुअल 11,400 इंटू स्टैंडर्ड रेट 60। आ गया। दोनों को जोड़ दोगे तो कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। वैसे ही आप लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड का निकाल सकते हैं। जो मेहनत था वो वर्किंग में था, वर्किंग में भी स्पेशली ये जो था यही था क्लिकिंग पॉइंट। ठीक है, चलो मार्जिनल क्या पूछा है? पूछा है कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर ईच फैक्ट्री एंड कंपनी एज अ होल। फिक्स कॉस्ट हर एक फैक्ट्री का भी बताइए, टोटल कंपनी का बताइए। कितने फैक्ट्री है वैसे? 3 फैक्ट्री, नॉर्थ ईस्ट साउथ। एक फैक्ट्री नॉर्थ में, एक ईस्ट में, एक साउथ में। तीनों फैक्ट्री का अलग अलग भी बताना है एंड कंपनी का भी बताना है। ब्रेक इवन, ये भी तीनों का अलग, कंपनी का अलग। चलो ये देखो सेल दिया है यहाँ पे
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, एबीसी का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चांसेस है कि वो आ जाए। मार्जिनल का भी अच्छा क्वेश्चन था, बुक में नहीं है ऐसे टाइप का, ठीक। बुक में तो है बट एक नहीं होता कि आपको क्लिक नहीं करता कि हाँ ये भी देख के जाए। एंड ये भी अच्छा था स्टैंडर्ड का। चलो, फिक्स कॉस्ट निकालना है। पता है फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट घटा दूंगा तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? तो सर सेल में पीवी रेशियो पीवी रेशियो इंटू कर दूंगा तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। पीवी रेशियो ही क्यों? क्यों? क्योंकि सर सेल रुपीज में दिया हुआ है, रुपीज में यूनिट में तो है नहीं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से इंटू करेंगे, है ना। एंड पीवी रेशियो निकल सकता है कैसे? पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल, है कि नहीं? देखो, दैट चेंज कैन बी फ्रॉम प्रीवियस ईयर, फ्रॉम बजटेड टू एक्चुअल। हमें चेंज निकालना है, चेंज प्रॉफिट में कितना हुआ है और सेल में कितना हुआ है, बेस सेम होना चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर से प्रॉफिट का चेंज देख रहे हैं तो सेल भी प्रीवियस ईयर से देखना है, बजटेड से देख रहे हैं तो सेल भी बजटेड से देखना है। इस हिसाब से यहाँ पे देखो पीवी रेशियो निकल जाएगा। कैसे? नॉर्थ के लिए चेंज इन प्रॉफिट कितना है 180 डिवाइड बाई चेंज इन सेल कितना है ये इंटू 100। चेंज इन प्रॉफिट कैसे मैंने लिखा? ये अंडर ओवर बजट का मतलब है कि हमारी जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो बजटेड से इतना फर्क है 180 है कि नहीं? तो ये चेंज इन प्रॉफिट हो गया। तबीयत है मेरी थोड़ी खराब, माइंड मत करना आप लोग। 45%। वैसे ही इसका बताओ चेंज इन प्रॉफिट 90, चेंज इन सेल ये 90 डिवाइड बाई 150 इंटू 100 60%। दूसरे का बताओ 110 55% आएगा, करेक्ट। अब फिक्स, अरे फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा सर? नॉर्थ ईस्ट साउथ, सेल ये रहा 11 से 14 12 से, पीबी रेशियो सर 45% 60% 55%। सर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इंटू करके और प्रॉफिट उसमें से घटा देंगे 135 2 से 10 3 3, तो ये आ जाएगा सर फिक्स कॉस्ट। अगर ये ए है और ये बी है तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। बताया जाए 495 360 870 देखो फिक्स कॉस्ट आ तो गया हर एक फैक्ट्री का, ये रहा, और टोटल जोड़ देंगे तो कंपनी का आ जाएगा 3, ये कंपनी का आ गया, है कि नहीं? वैसे ही दूसरा क्या पूछा है ब्रेक इवन सेल। पता है बीईपी सेल का फॉर्मूला है, अगर रुपीज में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, है कि नहीं? तो अगर मुझे बीईपी सेल निकालना हो तो ये रहा फिक्स कॉस्ट, पीवी रेशियो से डिवाइड कर दूंगा तो बीईपी सेल आ जाएगा। जरा बताना, 360 डिवाइड बाई 0.45, ये 8 से आ रहा है, 11 से, 6 से, 25 से। पर ये तो सर फैक्ट्री का आया बीईपी सेल, है ना? है ना? बीईपी सेल फैक्ट्री का आ गया, ठीक है। चलो एक बार टैली कर लेते हैं। बोल नहीं पा रहा हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा बोलने पे दिक्कत हो रही है।
ये रहा ना। फिक्स कॉस्ट आ गया, वैसे ही बीईपी सेल आ गई टोटल। ठीक, अगर मान लो हमें कंपनी एज अ होल का निकालना है बीईपी, तो क्या कर सकते हैं, वैसे यही है कंपनी एज अ होल, पर इसको बनाया है, फिक्स कॉस्ट टोटल जोड़ दिया जो कि 1350 है। और दूसरा कंपोजिट पीवी रेशियो, ये कैसे निकलता है सर? तीनों का पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है बताओ? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल इंटू 100। तीनों का कंट्रीब्यूशन ले लो जो कि ये रहा, तीनों का सेल ले लो जो कि ये रहा, इंटू 100 कर दो। ठीक, ये उतना ही आएगा। चलो अगला जो क्वेश्चन है, बजटरी से रिलेटेड है। 2019-20 का खर्चा दिया है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और वेरिएबल फैक्ट्री और अलग। वैसे ही अदर कॉस्ट में वेरिएबल एंड फिक्स अदर प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक, ड्यूरिंग द ईयर 2 प्रोडक्ट बने हैं, ए और बी, और उनकी डिटेल ये है। तो देखो ये तो कंपनी एज अ होल का दिया हुआ है कि नहीं? प्रोडक्ट वाइज दिया नहीं है, हमसे पूछ क्या रहा है, पहले पढ़ लें कि एक तो बजट बनाइए करेंट पोजीशन जो कि 1920 है और अगले साल के लिए। देखो करंट पीरियड में दोनों का इतना है, सेल प्राइस इंटू करोगे सेल निकल जाएगा। मटेरियल कॉस्ट दिया है, इंटू कर दोगे मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा। ये लेबर कॉस्ट दिया है, इंटू कर दोगे लेबर कॉस्ट आ जाएगा। फिर मटेरियल और लेबर तो सर हमने बांट लिया, सेल भी हमें पता चल गया। अब इन खर्चों को देखो, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज ऑब्जर्व एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर का परसेंटेज। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है टोटल? 16 लाख। डायरेक्ट वेजेस 16 लाख। तो अगर परसेंटेज निकालेंगे, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस इंटू 100, तो ये 100% आता है। यानी कि जितना लेबर का खर्चा है उतना ही वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा आता है। तो अगर आप ए करते हैं, बी करते हैं, ये क्या 1920 का है ना, यहाँ पे टोटल कर दो। सेल कैसे लिखोगे सर? 2 लाख यूनिट है, 32 का रेट। 1 लाख यूनिट है, 56 का रेट। टोटल थोड़ा इधर लिख दो, लेस करोगे डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख यूनिट है, 8 का रेट, उसे डायरेक्ट लेबर 2 लाख यूनिट है, 4 का रेट। ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड कौन सा? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड ये वाला। कितना लेना है? तो जितना भी डायरेक्ट लेबर है उसका 100%। क्यों? क्योंकि टोटल में भी देखो 16 लाख यूज हुआ है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, 16 लाख डायरेक्ट वेजेज पे, और उसी के परसेंटेज लेने हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? जो भी ये 2 लाख इंटू 4, 8 लाख, तो यहाँ भी 8 लाख आएगा। ठीक है। वैसे ही आप बी का भी कर लेना। अदर वेरिएबल कॉस्ट जो है, जो कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अदर वेरिएबल मतलब ये है ना, ये कितना लेना है? इसके लिए 4, इसके लिए 4.8। तो अदर वेरिएबल कितना लेना है? 2 लाख इंटू 4, इसके लिए कर लेना आप 1 लाख इंटू 4.8। अब कौन से खर्चे बच गए? फिक्स वाले, एक ये और एक ये। तो फिक्स का खर्चा प्रोडक्ट वाइज नहीं बांट सकते, तो इन टोटालिटी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकाल लो, टोटल कंपनी का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, दोनों को जोड़ के, और फिक्स कॉस्ट घटा दो। ये आएगा क्या? कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, लेस कर दोगे फिक्स कॉस्ट। दो है ना, एक 16 लाख, दूसरा 12,80,000।
जो भी आएगा ये आएगा प्रॉफिट। चलो अगला है 2020-21 के लिए। देखो 20-21 में क्या है ना, ए जो है उसका डिमांड घटने वाला है 25% से। अभी 2 लाख बनता है, 25% से घट जाएगा तो सिर्फ 75% डिमांड रह जाएगा, यानी कि 1.5 लाख बनेगा। तो हम क्या करेंगे, मैं इसका कर देता हूँ। 20-21 में ना ए बी के साथ एक सी भी है, जरा देखना। सिर्फ 1.5 लाख बनेगा यूनिट इंटू सेल प्राइस वही 32। बी देखो, बी का तो 50% से घट जाएगा, यानी कि 1 लाख बनता था तो सिर्फ 50,000 बनेगा, बिकेगा, इंटू 56 से घट जाएगा। अब चारों ओर यूनिट 1.5 लाख और 50 लेना है। और सी का जो है वो 2 लाख यूनिट बन रहा है। 2 लाख यूनिट इंटू सेल प्राइस कितना है 28, है ना। डायरेक्ट मटेरियल घटा लो, ए बी का दिया ही था, सी का यहाँ दिया है। डायरेक्ट लेबर वैसे ही घटा लो, वेरिएबल ओवरहेड जितना डायरेक्ट लेबर आएगा तीनों का उतना ही चार्ज करना है कि नहीं। अदर वेरिएबल ए बी का यहाँ दिया है, सी का कितना सी का कितना है, तो सर सी का है सेम एज ए, यानी कि सी का जो अदर वेरिएबल है वो भी 4 रुपये यूनिट है, इंटू 2 लाख, है ना। लिख लोगे, बस ये फिगर डालना ही तो है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते। और आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट घटा देंगे, प्रॉफिट आ जाएगी। चलो जरा बताओ, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ए टू जेड थ्योरी। मैंने थ्योरी का एक लेक्चर डाला है, वहाँ पे कवर्ड है, अगर आप उस थ्योरी को लेक्चर पढ़िए फिर उसके बाद यहाँ पे आइए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो उसमें मैंने पढ़ाया नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन के बारे में क्या पढ़ाया था, याद करो। इसमें क्या करते हैं, एक टारगेट सेट कर लेते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक। इसमें इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हम कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसका विजिबल एंड है, टारगेट अचीव हो गया, एंड खत्म हो गया, इसका नो विजिबल एंड। ये प्रिवेंटिव है, कॉस्ट को हम प्रिवेंट करते हैं कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उससे ज़्यादा ना हो जाए। ये क्या है, करेक्टिव है, ठीक है। हम करेक्टिव अप्रोच लेते हैं, यहाँ पे हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने आप को इफिशियंट करके कॉस्ट पर यूनिट घटाने का। दूसरा लिमिटेशन बताओ कॉस्ट अकाउंटिंग का। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग बनाओगे तो वो हो गया नॉन इंटीग्रल, यानी कि कॉस्ट भी बन रहा है, फाइनेंशियल अकाउंट भी बन रहा है, तो एक्सपेंसिव होगा एक नंबर। दूसरा आपको डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो जाएगी, दो दो बार बनानी पड़ेगी, फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट दो अलग चीज। थर्ड रिकॉन्सिलेशन करनी पड़ेगी। जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग का डिफरेंस बताइए कहाँ पे, मैंने ये दोनों तो चैप्टर 1 में पढ़ाया है, ये कहाँ पे जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पढ़ाया है। जॉब कॉस्टिंग में क्या कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ कस्टमर के रिक्वायरमेंट अनुसार गुड्स बनता है, ये जहाँ पे गुड्स बैच बैच में बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए एडवर्टीजमेंट प्रिंटिंग जॉब कॉस्टिंग है, आपके रिक्वायरमेंट अनुसार आपकी एड बनेगी। वैसे ही बैच कॉस्टिंग मेडिसिन, मेडिसिन देखते हो पत्ते में बनता है, एक पत्ते में 10 होता है, रेडियो वैसे ही इसमें क्या होता है, कॉस्ट पर जॉब निकालते हैं, एक जॉब पे कितना खर्चा हुआ उसमें बैच का कॉस्ट निकालते हैं। अगला देखो बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट, इफ इट इज ए स्मॉल। देखो अगर फर्दर प्रोसेसिंग होती है तो रिवर्स कॉस्ट मेथड, फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती यानी कि स्मॉल वैल्यू का बाई प्रोडक्ट है। दो तरीका है, अदर इनकम अप्रोच, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो भी सेल वैल्यू होगा बाई प्रोडक्ट का उसको क्रेडिट कर देंगे कॉस्टिंग पीएल में और जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो मेन प्रोडक्ट पे बचेगा। एक है नॉर्मल लॉस अप्रोच, इसमें क्या पढ़ा कि जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसमें से सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट घटा देते हैं, है ना, और ये जो बचा हुआ बैलेंस ज्वाइंट कॉस्ट है वो बांट देते हैं मेन प्रोडक्ट्स पे। ये दोनों ट्रीटमेंट आप लिख दोगे, ठीक है। चलो आरटीपी यहाँ पे खत्म हुई, अगले लेक्चर में हम एफएम एंड इको की आरटीपी देखेंगे, ठीक है। ठीक, जाते जाते एक बात बात बोलना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस एकदम जम के करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि मन से एग्जामिनेशन का डर निकल जाए।
ठीक है, बिना प्रैक्टिस करे एग्जामिनेशन अच्छी नहीं जाने वाली है। तो मन से मेहनत करो, खूब मेहनत करो। चलो बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों के साथ।